जियोपॉलिटिकल तनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो दशकों से मिडिल ईस्ट में छाया हुआ है। ईरान और इसराइल का टकराव। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं इस जटिल रिश्ते पर, और हम कोशिश करेंगे कि इनसे ज़रूरी बातें निकाल सकें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है। ज्यादातर ये तो विचारधारा, क्षेत्रीय दबदबे की चाहत और हाँ, प्रॉक्सी वॉर्स का एक एक उलझा हुआ जाल है। सोर्सेज भी यही इशारा करते हैं कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं 1979 से। ईरानी इस्लामी क्रांति। उससे पहले तो रिश्ते ठीक ठाक ही थे शायद, लेकिन क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। हाँ बिल्कुल। ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया। उसे कहा नाजायज ज़ायोनी शासन। तो दुश्मनी की नींव तो वहीं पड़ गई थी। वहीं से तो इसके पीछे क्या कारण थे? सिर्फ क्रांति या और भी कुछ? नहीं, कई वजह हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, ईरान की जो नई शिया इस्लामी विचारधारा आई, वो ज़ायोनीवाद की विरोधी थी, सैद्धांतिक तौर पर। ज़ायोनीवाद मतलब इजराइल का अस्तित्व, उसका अधिकार। हाँ बिल्कुल। और दूसरा कारण जाहिर है, रीजनल पावर बनने की होड़। दोनों ही देश चाहते हैं कि मध्य पूर्व में उनका दबदबा हो। और तीसरा वो मुद्दा जो हमेशा खबरों में रहता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी, इजराइल उसे अपने वजूद के लिए सीधा खतरा मानता है, बिल्कुल सीधा। जबकि ईरान हमेशा कहता है कि नहीं जी, ये तो शांतिपूर्ण एनर्जी के लिए है। और यही अविश्वास, ये शक तनाव को और बढ़ाता रहता है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई ना ज्यादातर सीधे नहीं लड़ी जाती, प्रॉक्सीज के जरिए होती है, सहयोगी गुटों के जरिए। प्रॉक्सी? जैसे ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। और सोर्सेज बताते हैं कि उनके पास शायद 1 लाख से ज्यादा रॉकेट है इजराइल पर दागने के लिए। वो 1 लाख? बाप रे। और कौन है? फिर गजा में हमास है, इस्लामिक जिहाद है, सीरिया में असद सरकार को ईरान का समर्थन है, इराक और यमन में भी शिया लड़ाके हैं जिन्हें ईरान का साथ हासिल है। तो ईरान ने एक तरह का घेरा बना रखा है इजराइल के आसपास अपने सहयोगियों का। हाँ, इसे वो प्रतिरोध का मोर्चा कहते हैं। अच्छा। और इजराइल वो क्या करता है इसके जवाब में? चुप रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल भी पीछे नहीं है। वो लगातार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर, हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता रहता है। अच्छा, एयर स्ट्राइक्स। हाँ, और साइबर हमले भी। स्टक्सनेट वायरस का नाम सुना होगा। हाँ सुना है। वो कंप्यूटर वर्म जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचाया था। जी। माना जाता है कि वो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया था। और फिर कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं। उनमें भी शक की सुई इजराइल की तरफ जाती है। आरोप लगते हैं। हाँ। तो ये लुका छुपी, ये प्रॉक्सी वॉर, ये तो सालों से चल रही थी पर्दे के पीछे। लेकिन अप्रैल 2024 में कुछ अलग हुआ। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। दमिश्क में, सीरिया में ईरानी दूतावास के पास एक बिल्डिंग पर हमला हुआ। उसमें ईरान के बड़े कमांडर मारे गए। और ईरान ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया। बिल्कुल। और उसके बदले में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर हमला किया। 300 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइलें सब दागी। ये तो बहुत बड़ी बात थी। प्रॉक्सी वॉर से निकलकर सीधे स्टेट वर्सेस स्टेट। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था, बहुत ज्यादा। हालांकि सुनने में आया कि इजराइल और उसके जो सहयोगी देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन वगैरह, उन्होंने ज्यादातर हमलों को हवा में ही रोक दिया। जी, ज्यादातर नाकाम कर दिए गए। लेकिन संदेश साफ था, ईरान अब सीधे जवाब देने को तैयार है। और फिर कुछ दिन बाद इजराइल ने भी ईरान के अंदर हमला किया, इस्फहान के पास। हाँ, वो थोड़ा सीमित हमला था, शायद दिखाने के लिए कि हम भी अंदर आ सकते हैं। शायद, लेकिन ये साफ हो गया कि अब सीधी टक्कर का खतरा है, वो दरवाजा खुल चुका है। तो इन सोर्सेस को अगर हम देखें तो जून 2025 तक की जो तस्वीर बन रही है वो यही है कि ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, परमाणु डर है और रीजनल सुप्रीमेसी की जंग है। बिल्कुल। दशकों से जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो अब सीधे टकराव के मुहाने पर है और एक बड़े युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। और शांति की कोई उम्मीद, कोई बातचीत? फिलहाल तो मुश्किल लगता है। देखिए, कोई फॉर्मल बातचीत तो हो नहीं रही। इजराइल की मांगे हैं, प्रॉक्सी को सपोर्ट बंद करो, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको। और ईरान? ईरान कहता है फिलिस्तीनी इलाकों से कब्जा हटाओ, और वो इजराइल को मान्यता देने को तैयार नहीं। तो जब तक ये जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल नहीं होते, तब तक शांति दूर की कौड़ी लगती है। जी। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे आइडियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स मिलकर कितनी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं दशकों तक। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने वाला सवाल है कि क्या इस गहरे अविश्वास, इस जटिल प्रॉक्सी नेटवर्क और इतनी पुरानी दुश्मनी के बीच क्या कोई बाहरी घटना, कोई ग्लोबल बदलाव
कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अचानक से, अप्रत्याशित रूप से तनाव कम करने का कोई नया रास्ता खोल दे? कोई संभावना है ऐसी?